द एंटिटी परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू एंटिटी। एंटिटी ऐसी चीज बना रही है जेमाइज्ड पिज्जा जो एंटिटी के किसी काम का, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये एंटिटी आमतौर पे अपने प्रेमिसेस में बना रही होगी। अक्सान दूसरी भी शर्त है, एंड इफ कस्टमर कैंसल द, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करूं तो एंटिटी को हक है, बोले किस चीज का, इन्फोर्सेबल, राइट नहीं, इन्फोर्सेबल राइट, कोर्ट में जाके पैसे मांग सके। द सेलर हैज इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट फॉर अधूरा काम। द सेलर हैज अधूरे काम के भी पैसे लेने का किसको हक है, सेलर को। और मैंने इसमें कहा था कि अधूरे काम से पैसे लेने का हक का मतलब ये होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके, जैसे जैसे मैं सर्विस दूं वैसे वैसे अगला इस्तेमाल करता रहे। जिम में पेरोल सर्विसेज हैं, क्लीनिंग सर्विसेज हैं, तो फिर तो एंटिटी रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू ओवर टाइम। दूसरे दोनों सिनेरियोज में ना चीज डिलीवर होगी एंड पे, चीज डिलीवर होगी एंड पे, लेकिन दूसरे सिनेरियो में कस्टमर साथ साथ क्या करता रहेगा, इस्तेमाल बाद में शुरू करेगा, इस्तेमाल बाद में शुरू करेगा, साथ साथ चीज को हम मेज उसके घर में आके बना रहे हैं, घर उसके घर में उसकी लैंड पे आके बना रहे हैं, वो साथ साथ कंट्रोल करता रहेगा। और तीसरे सिनेरियो में एक्सान होगा ये कि वो एसेट इस काम का है कि सेलर के बाद में किसी काम का नहीं है, और अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करता है या कोई भी वजह बनती है, अगर बात होगी तो अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो सेलर का राइट है पैसे लेने का, किसका, अधूरे काम का। ओके, ऐसे सवाल में आई कैप में जब पूरा सवाल इसमें से डाला, पैरा 35 इसे कहते हैं, जब पूरा सवाल इसमें से डाला उसने, तो सॉल्यूशन करने का ये मुनासिब तरीका उसने समझा कि तीनों डिस्कशंस हर पार्ट में करना बहुत लंबा हो जाना था, तो इसका हल उसने क्या निकाला होगा जरा बता दें। एक्सेलेंट, उसने पहले तीनों पॉइंट्स लिख दिए और फिर नीचे रेफर करता रहा, एज इन पॉइंट 1, एज इन पॉइंट 2, एज इन, ताकि नीचे सिर्फ सिनेरियो से रेफर हो और प्रोविजन, वरना फिर तीनों पॉइंट्स को हर सिनेरियो में अलग अलग डिस्कस करना पड़ना था। अब हम सॉल्यूशन करते हुए ये ज्यूम करने लगे हैं कि ये तीनों बातें आपने पेपर में पहले लिख दी हैं, पॉइंट 1, 2 और 3। अब जैसे ही सवाल आया, सवाल में नहीं पढ़ा, जैसे ही सवाल आया आपने लिखा एन एंटिटी ट्रांसफर कंट्रोल्स, हल्का फुल्का विषय लिख दिया, ओवर टाइम एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू ओवर टाइम इफ फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट। ये तीनों आपने लिख दिए। उसके बाद अब आप जो है 1, 2, 3 को रेफर करेंगे। अब अपना रजिस्टर खोलेंगे और हम पहला सिनेरियो पढ़ेंगे और करना शुरू करेंगे। जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, पेज 215। एनालाइज वेदर द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन ईच ऑफ द, क्या रेवेन्यू को ओवर टाइम रिकॉर्ड किया जाए या ना किया जाए। चलें जी, पढ़ें जी पॉइंट 1। नहीं पढ़े ना, जल्दी पढ़ें ताकि कंक्लूड करें। अगर वो उसने कहीं आपको घुमाया फिराया इरेलेवेंट बात करके तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अगर आप घूम गए तो ये आपकी वो है मर्जी। मैं तो सिर्फ उसकी लैंग्वेज पढ़ के लॉ की ये समझने की कोशिश करूंगा जवाब क्या देना है। जी, डिसाइड कर लें जी रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है। मेरे भाई, पहले सिनेरियो में पेमेंट टर्म्स देखनी नहीं, पहले सिनेरियो में पेमेंट टर्म्स देखनी नहीं। पेमेंट टर्म्स सिर्फ तीसरे सिनेरियो में देखनी होती है, पहले सिनेरियो में पेमेंट टर्म्स देखनी नहीं। ऐसा ही है। अब जरा दोबारा पढ़ें ये एडजस्टमेंट। पहले सिनेरियो में क्या देखना है, बस ये। दूसरे सिनेरियो में ये। तीसरे सिनेरियो में कितनी बातें देखनी है, 2। अब पढ़ें जरा। आप बताएं, पहले सिनेरियो में जो मुझे सेलर सर्विस दे रहा है वो मैं साथ साथ इस्तेमाल कर रहा हूं
या मेरे प्रेमिसेस में आके कोई चीज मुझे दे रहा है जिसपे मैं साथ साथ कब्जा कर रहा हूं, या वो कोई स्पेशलाइज्ड चीज बना के अपने इलाके में दे रहा है, क्या है इसमें? एक्सेलेंट, 90% लोगों ने सही बताया। फुल स्टॉप के बाद उसने घुमाया है, वो आई कैप के घुमाने का हक है, क्योंकि हमें पता है कि इस सिनेरियो में पेमेंट टर्म्स नहीं देखी जाती। तो वी आर सपोज टू स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। चले जी, अल्फा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा टू प्रोवाइड, तो फिर अल्फा तो एंटिटी हो गया ना, और बीटा क्या हो गया? कस्टमर। टू प्रोवाइड एडमिन सपोर्ट सर्विस टू बीटा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। दीज सर्विसेज में डाटा एंट्री होगी, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंटल मीटिंग्स, प्रिंसिपल साहब की मीटिंग टीचर्स के साथ है, फलां के साथ है, एंड सो ऑन, टू हेल्प बीटा फोकस ऑन इट्स कोर ऑपरेशन। कॉलेज वालों तुम अपने कोर ऑपरेशन पे फोकस करो, मीटिंग कब करनी है, किससे करनी है, बंदों को इन्फॉर्म करना है, ये करना है, वो करना है, कॉलेज वाले तुम इन चक्करों में ना पड़ो, वो हम कर देते हैं तुम्हें। तो किसी बंदे ने कहा ये सारे एडमिन टास्क मैं तुम्हारे संभाल लेता हूं, तुम लोग अपने बिजनेस पे फोकस करो। अल्फा इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट 1 ईयर पीरियड। अगर पूरा साल मुकम्मल ना हुआ तो अल्फा को कोई अमाउंट नहीं मिलेगी। इस लाइन को फाड़ के फेंक दें, इस लाइन का कोई फायदा नहीं है सवाल के अंदर। आप मुझे बताएं, पहला टेस्ट लगाएं, द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट। एक्सीलेंट, बिल्कुल, क्योंकि अगर एक मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी तो वो तो हो जाएगी बस। जैसे जैसे उसने मीटिंग अरेंज करके दी और हमने मीटिंग कर ली, तो जैसे ही उसने परफॉर्म किया, मैंने रिसीव नहीं, कंज्यूम कर लिया। अब अगर इसको निकाल के मैं अगले बंदे को भी हायर करूंगा तो वो अगली मीटिंग शेड्यूल करके देगा ना मुझे, ठीक है। पेमेंट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट टर्म्स यहां देखनी नहीं। तो बताएं, क्या अगर कोई बंदा मुझे आके एडमिन सपोर्ट सर्विसेज दे रहा है, मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा है, जिम सर्विसेज दे रहा है, क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, तो इन सारी में सपोर्ट में क्या मैं साथ साथ कंज्यूम कर रहा हूं? बिल्कुल। और बड़ी उसने बेहतरीन मिसाल दी, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंटल मीटिंग। डिपार्टमेंट की एक मीटिंग एंटिटी ने प्लान बना के दिया, मैंने मीटिंग कर ली, जैसे ही उसने पर, मैंने वैसे ही उसकी सर्विस को कंज्यूम कर लिया। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा, ये तो साथ साथ में इस्तेमाल करता रहूंगा। तो लिखें, अच्छा 8-9 लाइनें छोड़ दें, क्योंकि ये आपने जाके लिखना है ब्रैकेट के अलावा वाला, 8-9 लाइनें छोड़ दें। और उसके ये अलग से, ये तो मैंने आपको कहा हुआ है याद करना है, एक ये मैंने याद करने को कहा हुआ है, एक डिस्टिंक्ट वाला याद करने को कहा हुआ है, तो ये वो भी मैं खोलूंगा आज। तो ये तीन चीजें याद करनी है। ये लिखने के बाद अब आप लिखें, इन दिस केस, पहले पॉइंट 1 लिखे ना, पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 रोमन वाला, पॉइंट 1 रोमन वाला। In this case, the customer, that is Beta Limited, is simultaneously receiving and consuming, is simultaneously receiving and consuming simultaneously consuming and receiving and consuming the benefits provided by entities, that is beta, alpha, provided by alpha's performance। अब थोड़ा सा आगे लिख दें, that is the services of data entry, scheduling departmental meetings, that is, हाँ जी, चलिए रिपीट कर लें। पहले तो मैंने वही लिखे ना, अल्फा है या बीटा है कस्टमर? बीटा। तो इन दिस केस द कस्टमर, द बीटा, साइमल्टेनियसली receives and consume the
बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस। एंटिटी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा है? अल्फा। अब परफॉर्मेंस कौन सी है उसके साथ मैं लिखवा रहा हूं डेट इज। वो परफॉर्म क्या कर रहा है बताएं? डेट इज प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड लिख दें लफ्ज, डेट इज प्रोवाइडिंग एडमिन सपोर्ट सर्विस, डेट इज प्रोवाइडिंग एडमिन सपोर्ट सर्विस इंक्लूडिंग डेटा एंट्री, scheduling meetings, etc. Including data entry and scheduling meetings, etc. The payment terms will not impact the payment, ये लिख दें, the payment terms will not affect the revenue recognition. The payment terms will not affect the revenue recognition. अब कंक्लूजन लिख दें यहां से देख के, so the revenue should be recorded over time, इसलिए रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए ओवर टाइम। थोड़ा सा इंटरेस्ट लें जरा। अच्छा, इसमें ना उसने सॉल्यूशन में आई के अपनी क्लाइंट डाली हुई है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो स्टैंडर्ड के अंदर डली हुई है। इस पैरा की एक्सप्लेनेशन में उसने ये डाला है कि जितनी एडमिन सपोर्ट ये दे चुका है, अगर हम इसको फारिग करके किसी नए बंदे को लाते हैं तो पिछली वाली से दोबारा देने की ज़रूरत, इसका इस चीज़ से साबित होता है कि इस बंदे ने सर्विस को साइमल्टेनियसली रिसीव एंड, ये लाइन सॉल्यूशन में डाली हुई है। बिल्कुल उसको डालने की ज़रूरत नहीं थी, जो लाइन उसने किताब में नहीं डाली सॉल्यूशन में क्यों डाली है? वो तो स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन में बड़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, सॉल्यूशन बनाने वाला डाल जाता है, छोड़े परे। ओके नेक्स्ट, अगला पढ़ें जी। तीनों पॉइंट्स लगाएं जरा पॉइंट 2 पे। जी अगर तीनों नहीं लग रहे तो कोई मसला नहीं, फिर पॉइंट एंड टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। तीनों नहीं लग रहे तो कोई मसला नहीं, पॉइंट एंड टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे। जी बताएं जल्दी, दोबारा पढ़ें। तीनों नहीं लग रहे, चलें देखते हैं। गेमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्राइजिंग आइडेंटिकल घर। मुझे तो पहली लाइन से ही पता चल गया कि कस्टमर के घर आके नहीं बना रहा, अपने इलाके में ही रह के बना रहा है। दूसरा पॉइंट तो लग नहीं सकता। पहली लाइन से ही मुझे पता चल गया कि विला अगर उसने बना के देने तो विला साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम नहीं हो सकता, बल्कि रिसीव होने के बाद 20-30 साल में कंज्यूम करूंगा मैं। तो वैसे 1 मिनट आगे पढ़ें, ये बात समझ आई? वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मिलते जुलते विलास बना रहा है। असल में आपने आगे पढ़ लिया इसलिए मैं बता रहा हूं। तो हमने उनमें से एक विला खरीदना है, तो जैसे जैसे वो परफॉर्म करे वैसे वैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, क्या वो मेरे इलाके में बना के दे रहे हैं या गैमा इज डेवलपिंग अ रेजिडेंशियल सोसाइटी? वो अपनी कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी जमीनें खरीद के बना रहा है। डेल्टा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गैमा टू बाय ओनली 1 विला। यहां से भी पता चल रहा है कि वो हमारे इलाके में नहीं आया। 100 घरों में से एक घर मुझे दे देना। अब डेल्टा हो गया कस्टमर, गैमा हो गया ये। हो सकता है इसने घर के तौर पे यूज करना, हो सकता है इसने दुकान के तौर पे यूज करना। तो गैमा एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसने एक प्लाजा खड़ा करना है। उसमें डेल्टा मेरे जैसा एक आम बंदा गया, वो कहता है कि मुझे जाके यहाँ पे एक विला चाहिए। उसने कहा कंट्रोल आपको विला का ट्रांसफर होगा वंस द एंटायर सोसाइटी इज कंप्लीट। ये बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेजिडेंशियल सोसाइटी अगर गैमा की है
तो बाय डिफॉल्ट ये था कि साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी में आपके लिए चीज बना के दे रहा है। अच्छा, वैसे अगर ये लफ्ज आ जाए ना कभी भी, कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड वंस द एंटायर सोसाइटी इज कंप्लीट, तो पहले 2 टेस्ट ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हैं। सुने कैसे? सुने कैसे? आपने मुझे कहा कि मुझे 100 मार्कर चाहिए, मैंने कहा मैं अपनी फैक्ट्री में आज 100 मार्कर आपको बना के दे दूंगा, आप आ जाना किसी दिन। कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद मैं आपको मार्कर दे दूंगा, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में क्या होगा, जैसे जैसे मैं आप रिसीव और कंज्यूम तो कर ही नहीं, रिसीव तो आपने किए ही 15 दिन बाद, और जैसे जैसे क्रिएट कर रहा हूं मैं आपके लिए मार्कर, वैसे वैसे आप इनहेंस कर रहे हैं या आपको पता भी नहीं कितने बने हैं, मुझे पता भी नहीं। तो सोसाइटी में से चलो नजर मार के पता चल सकता है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कब देना है? तो जो चीज भी सेलर आपको कंट्रोल ऐसे ट्रांसफर करेगा 6 महीने, साल, 15 दिन, 20 दिन बाद, उसमें पहले 2 टेस्ट ऑटोमेटिकली, वाई, कोई रट्टा नहीं है, वाई, यू आर नॉट रिसीविंग, रिसीव तो 2 साल बाद होने, साल बाद होने, 6 महीने बाद होने, तो कंज्यूम तो दूर की बात है फिर। एंड एज एंड व्हेन द एंटिटी इज क्रिएटिंग, you are not controlling, control will be transferred after, बोले आफ्टर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेगी पता नहीं। अच्छा, अब आज आके मुझे लग रहा है कि पहले 2 पॉइंट फेल हो गए हैं, अगर तीसरा पॉइंट हुआ तो ठीक है, वरना सेलर तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा जब विला की चाबी देगा आपको। असल में सेलर के लिए ये चैलेंज होता है ना कि 3 साल में घर बना के देना, तो पहले साल जाते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड करे या ना करे। The contract specifically mentions that no customized modification will be made during the construction. अब तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे पॉइंट में पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई, तो आगे एंड के आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वजह बताएं क्यों एंड के आगे पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है? इसमें 2 चीजें पूरी होनी थी ना। क्या मैंने उसे जैमाइज्ड पिज्जा कहा है या एक सादा सा विला बनाने को कहा है? तो तीसरा टेस्ट भी क्या हो गया? अब ना इधर से आगे पढ़े, सवाल पढ़ ले बरकत के लिए आगे अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको पेपर में, बिकॉज द कस्टमर इज नॉट रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग, ही विल receive even after 1 to 2 years and then will consume in 30 to 40 years villa. The entity is performing alhamdulillah and creating alhamdulillah, the entity is creating, but the customer is not controlling. Control will be transferred after 2 to 3 years जब वो बनेगा। The entity's performance is creating an asset with a use to entity. एंटिटी ऐसी चीज बना रही है जो इसके किसी काम की है। इसने विला ना लिया तो, क्योंकि विला इस किस्म का है कि उसमें कोई कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं की जा रही। डन? ओके, कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन विला में हो सकती है, इस कमरे के अंदर कूलिंग सिस्टम ऐसे लगाना है, इसमें हीटिंग सिस्टम ऐसे लगाना है, इसमें शावर ऐसे लगाना है, इसमें ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। बाद में सेलर के यार ये जो तुमने स्टेट ऑफ आर्ट घर बनवाया 10 करोड़ रुपए का, आप मैं किसको बेचूं? मैं वो कोई आगे खरीद नहीं रहा, उनकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। चलें जी, चलें वैसे पढ़ लेते हैं आगे, लेकिन इस लाइन से कंक्लूड कर लें। पहले तो मुझे इस लाइन का मतलब बताएं। कितने रह गया साडा? कंट्रोल ऑफ विला विल बी ट्रांसफर्ड वंस द एंटायर सोसाइटी इज कंप्लीट। तो फर्स्ट 2 टेस्ट फेल हो गए। नेक्स्ट, the contract mentions that no customized modification will be made during the construction. तो no customized modification, थर्ड टेस्ट की फर्स्ट लाइन फेल हो गई। आगे फिर लाइन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तीनों टेस्ट फेल हो गए तो the seller will record revenue at a point in time when the control is transferred after 2 to 3 years, whenever the Delta is required to make payments in proportion to the work done. बड़ा तेज निकला है, उन्हें लाइन डाल गया बीच में, कहता है जैसे जैसे अधूरा काम होगा वैसे वैसे पेमेंट करते रहना। वो तो पेमेंट करते रहना ना, पेमेंट का राइट वगैरह को अलग से फिक्रा लिखा होगा, लेकिन अगली लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं हमें, क्योंकि हमारा थर्ड टेस्ट में कितनी चीजें लगानी थी? 2, तो स्पेशलाइज नेचर का ही नहीं है। आगे जो मर्जी लिखते रहो फिर तुम।
वो जैसे जैसे काम करता रहेगा वैसे वैसे पैसे देता रहेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट उसने टर्मी, ओ भाई ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इफ कस्टमर कैंसल, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे बात खत्म हो गई है, यहीं पे बात खत्म हो गई है। एंड इफ कस्टमर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, गेमा इज लायबल टू रिटर्न द अमाउंट पेड बाय। अच्छा माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त है। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो गेमा कौन है? सोसाइटी। सोसाइटी इसको घर वापस कर देगी किसी और ग्राहक को देख के। यहां से भी साबित हो गया कि स्पेशल नेचर की चीज नहीं है, किसी और ग्राहक को बेची जा। अब ये पेमेंट टर्म्स वाली कहानी की डिस्कशन ही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉन रिफंडेबल हो फिर भी कोई नहीं भेजा। इधर रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल से फर्क नहीं पड़ता, इधर टेस्ट ही हो रहे हैं, इधर टेस्ट ही हो रहा है। रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की तो लाइनें लिखी नहीं, इधर टेस्ट ही हो रहे हैं, ये टेस्ट लगाने हैं आपने। डन। अच्छा, अब एक लाइन आपको लिखवाने लगा हूं, जरा सुन लीजिएगा। एज द कंट्रोल ऑफ विला विल बी ट्रांसफर टू डेल्टा वंस द एंटायर सोसाइटी इज कंप्लीट, सो पॉइंट 1 and 2 आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। क्योंकि पॉइंट 1 2 आप ऊपर लिखा है, इतना सा ही कैप ने लिखा है। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, as the control will be transferred once the society is complete, so customer is not simultaneously receiving and consuming, and customer is not obtaining control as asset is created। मैं आपको ये बात लिखवाऊंगा, आई के वाले नहीं लिखवाऊंगा। तो हम ये बात लिखेंगे, फिर तीसरी वाली बात तो हम फिर बाद में करते हैं। चलें जी, लिखना शुरू करें। लिखें, as the control will be transferred to customer delta, as the control will be transferred to customer delta once the society is, बोलें, complete। so अब ना रेफर करें, so एज पर पॉइंट 1, अब पॉइंट 1 रेफर करें क्योंकि आप ऊपर लिख के आए हुए हैं। एज पर पॉइंट 1, कस्टमर इज नॉट रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग बेनिफिट साइमल्टेनियसली। सो एज पर पॉइंट 1, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, जनरल एंट्रीज नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग। सो कस्टमर इज नॉट साइमल्टेनियसली रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग द बेनिफिट्स। सो एज पर पॉइंट 1, वो भाई उसने तो तेरा देखना था, तू उसका। अच्छा, सो एज पर पॉइंट 1, कस्टमर इज नॉट साइमल्टेनियसली रिसीविंग एंड कंज्यूमिंग द बेनिफिट। रिसीव कब करेगा उल्टा? वो साल 2 बाद जब कभी। एंड अब ज्यादा डिटेल में ना लिखें। एंड एज पर पॉइंट 2, कस्टमर इज नॉट कंट्रोलिंग द एसेट एज इट इज क्रिएटेड। एंड एज पर पॉइंट 2, कस्टमर इज नॉट कंट्रोलिंग द एसेट एज इट इज क्रिएटेड। अब जरा रुको, थमो, सब्र करो। अच्छा, डन जी। अब लगाएं तीसरा पॉइंट। कोई बंदा तीसरे पॉइंट की ये वाली अंग्रेजी और सवाल वाली अंग्रेजी को मैच करके एक फिक्रा बनवा दे। ये आप पहले बोले। एज एसेट नॉट स्पेशलाइज्ड नेचर, नहीं मुझे ये फिक्रा नहीं पसंद आया जी। हाथ खड़ा करके मैं सोशल स्टडीज की टीचर वाला जवाब चाह रहा हूं बेटा। सवाल के अंदर जवाब है बेटा, सवाल की अंग्रेजी यूज करें और ये वाली अंग्रेजी यूज करें। इस तरह कोई बनाना चाह रहे तो जी चलें ठीक है, अब आप बताएं। अच्छा नहीं, नॉट आप गलती से बोल गए हो। The entity performance is creating an asset with an alternative use because no customized modification is required. So as per point 3, यानी कि point 3 भी फेल हो गया। That's why all of 3 फेल हो गए हैं। We will record revenue at point in time। तो इस लफ्ज को और उसको मिला के इकट्ठा एक फिक्रा बना दें। लिखें,
फर्दर नहीं, फर्दर एज पर पॉइंट 3, एज पर पॉइंट 3, वो तो ऊपर आपने जिक्र कर दिया ना पहले पेपर में, इस असम्पशन पे हम कर रहे हैं। फर्दर एज पर पॉइंट 3, एंटिटीज परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन एसेट, डज या डज नॉट, डज, एंटिटीज परफॉर्मेंस डज क्रिएट एन एसेट with an alternate use to entity. अब ये लिख के सवाल में आए because, आप वजह बताएं because, नहीं स्पेशलाइज नेचर क्यों लफ्ज बोल रहे हैं, पता नहीं कहां से, बिकॉज नो कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन विल बी मेड, अपनी तरफ से फिक्रे ला रहे हैं, बिकॉज नो कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन विल बी मेड। अच्छा, अब सो के आगे क्या लिख के आएंगे? सो, हाथ खड़ा करके बताएं, सो के आगे क्या लिख के आएंगे? सो, कोई नया बंदा हाथ खड़ा करे। सो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, पहले लिख दें फिर नीचे कंक्लूजन दे दीजिएगा। सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, जो मर्जी लिख दें। सो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड, थर्ड पॉइंट में अब आगे नहीं जाना है, एंड से आगे बस, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड। अब आखिरी पैरा, hence in this case revenue will be recorded at a point in time, और वो पॉइंट भी बताएं, the revenue will be recorded at a point in time, और वो पॉइंट भी बताएं, हाँ येलो लाइन, when the control will be transferred, revenue will be recorded at a point in time when the control of villa will be transferred। माशाल्लाह, हाइब्रिड में दूसरी रो में सही दोनों मजे में बैठे हुए हैं, राइट साइड वाले भी लेफ्ट साइड वाले भी, मतलब रिलैक्स होकर बैठे हैं, अच्छी बात है, सीखना होता। नहीं ये गैमा नहीं, इसको गामा बोलो। अच्छा हाँ, अच्छा चलो, क्या अगर पेमेंट रिटर्न नॉन रिटर्नेबल से फर्क नहीं पड़ता है, पहले ये देखना होता है एसेट स्पेशल नेचर का है या नहीं। पेमेंट रिटर्न नॉन रिटर्नेबल तो तब देखना है जिस वक्त वो अगला पॉइंट, पेमेंट टर्म्स तो अगले पॉइंट में देखनी है, पहले तो ये देखो एसेट स्पेशल नेचर का या नहीं, तो बस फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। पेमेंट, अब पेमेंट अगर पेमेंट ये नॉन रिफंडेबल भी है जितनी पकड़ ली, फिर भी ये रेवेन्यू ओवर रिकॉर्ड, ओवर टाइम रिकॉर्ड नहीं करना। किसकी? जब उसकी, उसको लाइबिलिटी में पड़ा रहने दो, नॉन रिफंडेबल पैसा जो आ जाए उसको लाइबिलिटी में पड़ा रहने दो। क्या जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए किसी ना किसी, फिर ले जाओ रेवेन्यू में, फिर ओवर टाइम फिर भी रिकॉर्ड नहीं करना। ओके चलें जी, आखिरी पढ़े माय डियर। थोड़ा सा बी कॉन्फिडेंट होके बोलें। थर्ड पॉइंट में जरा दूसरा भी पॉइंट चेक कर लें, थर्ड पॉइंट में दूसरा भी है शर्त, थर्ड पॉइंट ऐसे नहीं लगाएंगे हम, थर्ड पॉइंट में दो शराइत पूरी होना जरूरी है। चलें जी, ईटा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद थीटा, ईटा थीटा ही नहीं मुक रहा, टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर फॉर थीटा। तेरे लिए एक सॉफ्टवेयर ना बना दूं, बना। अच्छा, सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन्ड specifically to meet theta's operational needs.
The software will be designed specifically to meet Theta's operational needs and will not be usable for any other customer. एक मिनट. Entered into a contract to develop a software. पहले 2 पॉइंट इसके तहत फेल हो गए हैं. मैंने उसको कहा है मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो, मैंने रिसीव तो किया ही नहीं, जब वो बना के देगा तब रिसीव करूंगा. और मैंने उसे कहा मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना के दो, कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो मेरे दफ्तर में आके मेरे कंप्यूटर्स में मेरी R&D लैब में सॉफ्टवेयर बना रहा है. वो अपने दफ्तर में रह के सॉफ्टवेयर बनाएगा. जैसे जैसे वो बना रहा है वैसे वैसे मैं उस पर कब्जा हासिल नहीं, मैंने उसको सिर्फ डेवलप करने का कहा है. और डेवलपमेंट अगर मेरे प्रेमिसेस में होती वो फिर और बात है, वो फिर अगर सवाल में ऐसा लिखा होता वो अपने प्रेमिसेस में रह के डेवलप करेगा. ओके, तो इसलिए पहले 2 पॉइंट फेल हो गए. सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन स्पेसिफिकली. अब ये तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर विल बी डिजाइन स्पेसिफिकली टू मीट द थीटाज ऑपरेशनल नीड्स एंड विल नेवर बी यूजेबल फॉर एनी अदर कस्टमर. आप बता दें इस लाइन से क्या पता चला. एंटिटीज परफॉर्मेंस is not creating an asset with alternate use to. एंटिटी कोई ऐसी चीज नहीं बना रही जो एंटिटी के किसी काम की हो. यानी फिर किसके काम की है सिर्फ. आप बार बार बोले एंटिटीज परफॉर्मेंस. जेमाइज पिज्जा बना रही है असल में. एंटिटीज परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग अ पिज्जा विद अ यूज टू पिज्जा. अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, एंटिटी नहीं, एंटिटी अगर गड़बड़ करे वो अलग बात है. अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है तो फिर एंटिटी को कैसे सपोर्ट करेंगे हम. एग्रीमेंट में एक्सान लिखवाना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट की, अधूरा काम अगर छोड़ दिया तो सॉफ्टवेयर की पेमेंट हमें मिलेगी. किससे मिलेगी? कस्टमर से. कॉन्ट्रैक्ट स्टेट एट 50% ऑफ पैसा इज अपफ्रंट एंड रिमेनिंग अपॉन कंप्लीशन. इस लाइन से तो कुछ फर्क पता नहीं चला. आगे चलें. थीटा does not have the right to cancel the contract unless ईटा fails to perform को छोड़े. ईटा परफॉर्म ना करे वो तो और बात है. unless ये पिज्जा हट वाले कहते हैं हम दुकान बंद करें वो और बात. कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता. हाँ, अगर ईटा ही कहते मैंने नहीं करना वो और बात है. कहते वैसे जनरल रूल था हूं कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, अगर कस्टमर भाई इधर देखिए, अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता तो क्या एंटिटी को स्टैंडर्ड ने यहां सेव किया था और इस एग्रीमेंट ने भी एंटिटी को सेव कर लिया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. पता नहीं थर्ड लास्ट रो में क्या कर रहे हैं. इधर मुझे बताएं एंटिटी को स्टैंडर्ड ने कैसे सेव किया था. अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे तो फिर तुझे पेमेंट करवा के देंगे. स्टैंडर्ड नहीं करवा के देगा, बाहर से लोग नहीं आएंगे पेमेंट करवाने के लिए, ये कोई कानून नहीं है. तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि तुझे पेमेंट होगी. अब हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकता. इसकी वजह से बताएं एंटिटी इतना सिक्योर फील कर रही है या इससे भी ज्यादा सिक्योर फील करे? एक्सेलेंट. तो बात उस तरफ जा रही है कि ये कंडीशन भी पूरी हो रही है. मैंने क्या लिखवाया था आपको और उससे डिराइव क्या करना है, तसल्ली से सुनिएगा, बहुत बारीक बात है. लिखा क्या हुआ है, और अगर कस्टमर कह दे नहीं नहीं यार पिज्जा ना बनाओ तो फिर एंटिटी कहेगी यार अधूरे पिज्जे के पैसे दे. और सवाल में लिखा हुआ है पुत्र कस्टमर अधूरे पैसे, सवाल में लिखा हुआ है तू कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकता. अब तो एंटिटी बाय डिफॉल्ट पूरे पैसे ले सकती है. पूरे अधूरे क्या, पूरे पैसे ले सकती है. एंटिटी परफॉर्म करती रहेगी और उसे कहेगी चल निकाल पूरे पैसे. एंटिटी सिक्योर नहीं होगी और ज्यादा. स्टैंडर्ड ने थोड़ा सा सिक्योर किया था लेकिन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लाइन डाली वो कैंसिल ही नहीं. अगर वो कैंसिल करता तो मुझे अधूरे पैसे देता, वो कैंसिल ही नहीं कर सकता. अब अधूरे क्या, अब तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे. अब इसकी मिसालें सुनना शुरू करें. इसकी कई मिसालें मिसाल के तौर पे दी जा सकती हैं. आप जो है आपने एक फर्नीचर बनाया बड़े खास किस्म का. अब वो फर्नीचर और किसी के काम का नहीं है. उस फर्नीचर के अंदर हीटिंग पैड भी लगे हुए हैं, कूलिंग पैड भी लगे हुए हैं, ये भी है वो भी है. अब वो हीटर कुर्सी आपने बनवाई, कुर्सी हीटर गीजर सब मिलवा के आपने कोई चीज़ बनवाई. अब वो जब चीज़ आपने बनवाई
तो वो चीज़ स्पेशलाइज नेचर की थी और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर आपने कैंसिल कर दिया ना तो आप मुझे ना 1,00,000-1,50,000 दे जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा मैंने काम कर लिया हुआ है। आपने कहा चलो ठीक है। अब एंटिटी रिकॉर्ड करेगी रेवेन्यू ओवर टाइम क्योंकि ये दोनों बातें पूरी होगी। अगला कस्टमर आया, उसने कहा कि मुझे भी इसी किस्म की एक कुर्सी बना के दें लेकिन ये ऑल्ट्रेशंस कर दें। अब आपने कहा ये तो सिर्फ इसी कस्टमर के लिए है और आपने कहा यार आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही नहीं कर सकते। तो एंटिटी पहले भी सिक्योर फील कर रही थी, अब ज़्यादा सिक्योर फील कर रही है। किस वजह से ज़्यादा सिक्योर फील कर रही है? कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर ही नहीं सकता। डन हो गया। यहां तक तो आई कैप ने ऐसा ही किया है, लेकिन असूली तौर पे ना जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है उसमें ना असल में ये लाइन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। लोगों का ये कहना है, टीचर्स का, कि यहाँ पे ना लाइन लिखी होनी चाहिए थी कि अधूरे काम के पैसे लेने का हक है, लेकिन आई कैप के एंगल से झटका तरीका लगा देते हैं। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी हुई तो देखें कस्टमर वीक हो रहा है और सेलर मजबूत हो रहा है। कैसे? स्टैंडर्ड ने भी सेलर को मजबूत किया था लेकिन हमारे एग्रीमेंट ने सेलर को इससे भी ज्यादा मजबूत कर दिया। देखें सेलर मजबूत कैसे होता है। स्टैंडर्ड ने सेलर को ऐसे मजबूत किया था क्योंकि सेलर पॉइंट 1 में बहुत वीक हो गया था। कहता है यार ऐसी चीज़ बनवा रहे हो, मैंने कभी बनवाई भी नहीं और सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। सेलर बहुत वीक हो गया था, परेशान था, ये चीज़ बनेगी नहीं बनेगी, बाद में मैं क्या करूँगा। सेलर परेशान था, उसको स्टैंडर्ड ने आगे सेव किया, उससे लिखवा कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो तू उससे पैसे लेगा। अब ये जब हमें लत पड़ी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने की, हमने अगले कस्टमर से इससे भी आगे का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमने कहा बेटा तू कैंसिल ही कर। ऐसी सूरत में उससे अधूरे पैसे मिलेंगे या अधूरे से भी ज्यादा सारे पैसे, फिर तो बहुत ज्यादा आप सिक्योर फील होगे। फिर बेहतर है कि आप भी रेवेन्यू रिकॉर्ड करें ओवर टाइम। चले जी लिखें आप। हाँ जी, हाँ ये लिखा हुआ है लेकिन वैसे स्टैंडर्ड में ना इसकी और भी ज्यादा तफसील है, वो यहाँ लिखी नहीं हुई इस वजह से। चले लिखें जी माय डियर। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें थ्योरी के सवालों में मेरी ये फीलिंग है अगर आपका कंक्लूजन सही है और आपने कुछ अधूरी बात की है, मुझे उम्मीद है कि उस पर भी आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं, चांस किया जाए। चलें इसको लिखना शुरू करें। बहरहाल अब ऐसी चीज़ें पता नहीं है, वो ये पॉइंट था डीप डाउन टेस्टिंग वाला, ये उसको नहीं करना चाहिए था, ये पॉइंट ज़रा था। अच्छा लिखें जी, एज द एंटिटी will transfer the control as the entity, ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज बोल रहा हूं, as the entity will transfer the control of software, आगे आप फिक्रा पूरा कर दें, as the entity will transfer the control of software after डेवलपमेंट, घर बनता है सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। सो क्राइटेरिया इन पॉइंट 1 and 2 इज नॉट मेट। सो क्राइटेरिया इन पॉइंट 1 and 2 इज नॉट मेट। वजह बताएं क्यों? मैंने आपको पिछले में लिखवाया है क्यों नहीं 1 और 2 मेट हो रहा है। यहां मैं गुजार गया हूं, जिस तरह आके अपने घर जाके देखेगा अपने सोल्यूशन में गुजारा हुआ है। वो कहते हैं 1 और 2 क्राइटेरिया पूरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं पूरा हो सकता? जब वो मेरे लिए डेवलप करे अपने इलाके में रह के, तो कंट्रोल कब ट्रांसफर होगा? तो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम तो करेंगे ना। रिसीव करूंगा जब डेवलप हो जाएगा और कंज्यूम करूंगा अगले 8-10 साल में, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो भी उसकी होगी। और जैसे जैसे वो मेरे लिए डेवलप कर रहा है वैसे वैसे मैं कंट्रोल कर रहा हूं उसके प्रेमिसेस में जाके, नहीं। आगे लिखें, हाउएवर एज पर थर्ड पॉइंट, अब पहले ये फिक्रा
बोलते हैं, फिर सवाल में जाते हैं। हाउएवर एज पर थर्ड पॉइंट देखें इधर, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग एन एसेट विद अ यूज टू एंटिटी बी कॉज द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन स्पेसिफिकली टू मीट थीटाज रिक्वायरमेंट। और ये भी लिख सकते हैं इधर कस्टमर को नहीं दिया जा सकता। अब ये लाइन इस कॉन्टेक्स्ट में लिखें जैसे पिछले में लिखी थी। एज पर थर्ड पॉइंट द एंटिटीज परफॉर्मेंस, पहले स्टैंडर्ड की लैंग्वेज लिख दें, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज नॉट क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर with a use to entity with a use to entity। why entity के किसी काम का क्यों नहीं है ये सॉफ्टवेयर? लिखें because it is designed specifically, social studies, it is designed specifically to meet theta's requirement। फर्दर पहले ये लिखा करें, स्टैंडर्ड लिख दिया करें। फर्दर द एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट, इन्फोर्सेबल राइट लिख दो लब सर, तू ऐसे साड़ियां गलतियां कटन बैठा हूं। एंड द एंटिटी हैज enforceable right to payment for performance completed to date। The entity has enforceable right to payment for performance completed to date, बल्कि टू डेट की बजाय एंड तक भी पैसे ले सकता है। बिकॉज द एंटिटी हैज राइट enforceable right to payment for performance completed to date। बिकॉज वो बोले ना, बिकॉज एंटिटी क्यों सेव है भाई, बता दें क्या लाइन है। बिकॉज कस्टमर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। अब कंक्लूजन लिखना भूल जाएं, वो तो इंसान है, हम गलती कर जाते हैं। कंक्लूजन लिखना भूल जाएं। अगला सवाल शुरू। Therefore the revenue will be recorded, नहीं पॉइंट इन टाइम नहीं, therefore revenue will be recorded पॉइंट ओवर टाइम कोई लफ्ज नहीं है मेरे भाई, मैंने तुम लोगों को मारने कितनी दफा कहे पॉइंट ओवर टाइम कोई लफ्ज नहीं है। therefore revenue will be recorded over time, over time। अच्छा, अब आप इसी पास्ट पेपर क्वेश्चन 15 के ऊपर लिखें पास्ट पेपर क्वेश्चन 13, यहीं पे लिखें पास्ट पेपर क्वेश्चन 13, और तसल्ली से मुझे अब तीनों चीजों का आपने जवाब देना है। तसल्ली से तीनों चीजों का जवाब देना है। हमें अगर टाइम मिला तो आज इंशाल्लाह नोट्स भेजते हुए या शाम को हम आपको इस सवाल का जवाब भेजेंगे। उसमें हम साबित करेंगे कि हमने तीनों चीजों का रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड करना है या ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है। फिलहाल एक लाइन में स्टेप 2 के एतबार से पढ़ा दूं, यह सवाल हमने किया था क्लास में। RL entered into a contract with our college for sale of 10 units of printers। हर जगह प्रिंटर चाहिए थे नए कैंपस में। The cost and standalone prices include the following: hardware, software upgrade and maintenance support। RL sells printer hardware along with software as hardware cannot be used without the software। वैसे ये कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि और लोगों से मिल नहीं रहा, लेकिन बस फिर डेटा भी सवाल में इसी तरह दिया हुआ था कि मजबूरन इनको हमने जो है कॉस्ट अलग अलग दी थी, सेल प्राइस एक ही दी हुई थी, तो इसलिए इसको हमने वन गुड समझ लिया था। ये अलग बहस है, ये करनी भी कर लेंगे, इसको वन गुड समझ लिया था। अच्छा, एक हमें आना है हार्डवेयर जिसके अंदर सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल होगा, जैसे इसी के अंदर आपको 24 लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो सॉफ्टवेयर है उसका। एक हमें हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल होगा। एक हमें आना है सॉफ्टवेयर अपग्रेड, और एक हमें मिलनी है मेंटेनेंस सपोर्ट।
अब देखते हैं कि क्या क्या सवाल में लिखा हुआ है। पहली लाइन, On Yakam January, we entered into a contract for sale of 10 units of its state-of-art 3D printers. The cost and standalone prices are as follows. हमने वादा किया कि तुम्हें 10 प्रिंटर बेचेंगे. RL sells 3D printer along with the software as hardware cannot be used without the software. The 3D printer remains functional without software upgrade and maintenance. Software upgrade और maintenance इसके लिए जरूरी नहीं है. Upgrades को तो आप डिक्लाइन भी कर देते होते हैं. मेंटेन कराए बगैर भी चीजें पुरानी चलती रहती हैं. RL sells software upgrade on release. सॉफ्टवेयर अपग्रेड जब मार्केट में रिलीज करेगा तो हमें भी भेज देगा. प्रिंटर वॉज सोल्ड. प्रिंटर वॉज सोल्ड किस दिन एज पर द पेमेंट टर्म्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रिंटर. प्रिंटर डिलीवर कब हुए? प्रिंटर वॉज सोल्ड ऑन यकम मार्च. अच्छा जी. एट ईयर एंड 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन न्यू वर्जन ऑफ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर which is expected to be released in अगला साल. हमने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया? यकम जनवरी को. हार्डवेयर अलोंग विद प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर हमें किस दिन मिलना है? यकम मार्च को. जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट किया, जनवरी फरवरी में के बाद आंखें खोलें, यकम मार्च को हमें क्या मिल जाना है? हार्डवेयर अलोंग विद सॉफ्टवेयर. मेंटेनेंस सपोर्ट कब से मिलना शुरू होनी है वो पता नहीं, बताया हुआ नहीं बताया हुआ, पढ़ लीजिएगा. मेंटेनेंस सपोर्ट ऑब्वियसली तब से मिलना शुरू होनी है जब से वो यकम मार्च को मुझे दे देगा, उसके बाद मेंटेनेंस भी शुरू हो जाएगी. ये मेंटेनेंस मिलती रहेगी, सर्विस हर महीने आया करेंगे उनके बंदे, या 2-4 दिन बाद मेंटेनेंस करके चले जाया करेंगे. और तीसरी बात उसने मुझे क्या कहा है? मैं तुम्हें अगले साल सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी बना के दूंगा. अक्टूबर में मैंने रिलीज करना है, उस वक्त तुम्हें भी दे दूंगा. उसने वैसे मेरे लिए और सारे कस्टमर्स के लिए अपग्रेड बनाना शुरू कर दिया है. 80% तक उसका अपग्रेड बन चुका है. अब आप मुझे बताएं, सबसे पहले बात करें, मुझे यकम मार्च को क्या आए? प्रिंटर. मुझे यकम मार्च को क्या आए? बीइंग अ सेलर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कब किया था प्रिंटर्स का? यकम जनवरी को. और कस्टमर को कब दिए? यकम मार्च को. अब आप मुझे बताएं कस्टमर के एंगल से, क्या वो साइमल्टेनियसली रिसीव और कंज्यूम किया होगा उसने प्रिंटर को? रिसीव तो कर लिया, कंज्यूम तो आगे पता नहीं कितने सालों में करेगा. दूसरा, यकम जनवरी से यकम मार्च का जो टाइम मिला है, हो सकता है हमारी कंपनी के पास प्रिंटर अभी इतने ना पड़े हों तो हमने 2 महीने उससे मांगे हों, 2 महीने में उसको बना के दे दिए हों. इतनी डिटेल नहीं दी हुई सवाल में, इसलिए नहीं दी हुई सवाल के अंदर क्योंकि ये सवाल वो है ही नहीं जो हम कराना चाह रहे हैं. मैं तो जबरदस्ती आपसे उस सवाल को वो बनवा रहा हूं. अच्छा, अब दूसरा सवाल लगाए प्रिंटर के ऊपर. जैसे जैसे प्रिंटर वो बना रहा है वैसे वैसे मेरा कब्जा ट्रांसफर हो रहा है प्रिंटर पे. प्रिंटर तो अपने, वो तो प्रिंटर सेलर है, प्रिंटर मैन्युफैक्चरर होगा, वो तो अपनी प्रेमिसेस में बनाएगा. और तीसरी बात तो लिखी नहीं हुई, स्टेट ऑफ आर्ट लव शायद कहीं लिखा हुआ है, लेकिन तीसरी बात ना तो कोई पेमेंट टर्म्स के बारे में उसने कोई ऐसी बात लिखी है और ना कोई स्पेशलाइज्ड नेचर के बारे में बात लिखी है. तो तीनों टेस्ट फेल हो गए. तो प्रिंटर का रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड करना चाहिए यकम मार्च को. ऐसा ना करें यकम जनवरी से यकम मार्च तक जितना प्रिंटर उसने मेरे लिए बना दिया है आधा पचादा, उसका रेवेन्यू वो रिकॉर्ड कर ले यकम फरवरी को. मैंने यकम जनवरी को ऑर्डर दिया है, मुझे मिली है चीज यकम मार्च को. मैंने रात को 11 बजे ऑर्डर किया है पिज्जे का, मुझे मिला है 12 बजे, मुझे मिला है 1 बजे. भाई पिज्जा हट वाले 1 बजे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे. वाई? रिसीव और कंज्यूम नहीं हुआ 11 से 1 बजे तक. वाई? नहीं, इस तरह की बात ना करो, पूरी बात करो. जैसे जैसे बन रहा था वैसे वैसे कब्जा नहीं था मेरा. और तीसरा, स्पेशलाइज्ड नेचर का नहीं था. आमतौर पे गुड्स की डिलीवरी में रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है? तब गुड्स डी. अब बता दें प्रिंटर का रेवेन्यू क्यों हम रिकॉर्ड करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम? क्योंकि ना हम रिसीव कंज्यूम कर रहे हैं, ना वो मेरे इलाके में आके बना के दे रहा है, और ना स्पेशलाइज्ड नेचर के. और स्पेशलाइज्ड नेचर का होता तो फिर अगली पेमेंट टर्म्स देखनी पड़ती. उसके बाद आगे चले. मेंटेनेंस सपोर्ट का पहले बता दें. मेंटेनेंस सपोर्ट एक्सेलेंट. इसका रेवेन्यू ओवर टाइम हमने रिकॉर्ड किया था. रीजन, जैसे जैसे मेंटेनेंस में रिसीव कर रहा हूं वैसे वैसे कंज्यूम. मेंटेनेंस सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, ये सारी एडमिन सपोर्ट सर्विस, जिम सर्विस, स्विमिंग सर्विस, ये मेंटेनेंस सर्विसेज का तो रेवेन्यू लेक्चर 1 में भी हमने ओवर टाइम रिकॉर्ड किया था. लेक्चर 1 में हमने एक सवाल किया था, गाड़ी थी और उसकी मेंटेनेंस के बंदों ने वो पकड़े हुए थे पेचकस वगैरह,
तो मेंटेनेंस का तो कई साल से हम रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया 1 मीट होता है, साइमल्टेनियसली रिसीव एंड। सॉफ्टवेयर अपग्रेड का भाई मेरे से और से सुने, सॉफ्टवेयर अपग्रेड का उसने मेरे से वादा कर लिया, बनाना भी शुरू कर दिया है, मुझे तब देगा कंट्रोल जब वो रिलीज हो जाएगा। आप बताएं वो अपग्रेड का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे? मैं एंटिटी हूं, मैंने कस्टमर को वादा किया अगले साल तुम्हें अपग्रेड करके दूंगा, अपग्रेड मैंने बनाना शुरू कर दिया, अपने उनको पैसे देके, क्या कहते हैं, अपने अपने साइंसदानों को, इंजीनियर्स को पैसे देके मैंने सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाना शुरू कर दिया। अपग्रेड जैसे जैसे मैं बना रहा हूं अपने उधर, वैसे वैसे वो कंज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, अपग्रेड वो मेरे दफ्तर में आके सिस्टम में अपग्रेड करके दे रहे हैं कि अपग्रेड थोड़ा सा बनवा लिया, बाद में फिर किसी और से बनवा, नहीं आगे। स्पेशलाइज नेचर की चीज तो नहीं है सॉफ्टवेयर अपग्रेड को, स्पेशलाइज नेचर तो सारे कस्टमर्स के लिए, कोई कोई ऐसी बात लिखी नहीं हुई सवाल में, और पेमेंट टर्म्स के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर अपग्रेड जिस दिन वो अक्टूबर में आपको दे, उस दिन एंट्री करे रेवेन्यू क्रेडिट। आगे डेबिट जो मर्जी करे, डेबिट कैश आया कैश कर ले, नहीं आया रिसीवेबल कर ले, पहले से आ गया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी खत्म कर दे। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड, अगर दुनिया में कंपनी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो बना के देती हैं लोगों को, उनका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करती हैं? जब उनको डिलीवर कर दें, जब उनको, अनलेस के उनके दफ्तरों में आके उनको बना रहे हो, या कोई ऐसी स्पेशल अपग्रेड बना रहे हो जो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर बना रहे हैं और उन्हीं के काम का है और किसी के काम का नहीं है। ये कई रीजंस हो सकती हैं जिसमें ओवर टाइम भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन इधर कैसे रिकॉर्ड होगा? एट अ पॉइंट इन टाइम। ओके, आखिरी सवाल जो हमारा रह गया वो भी करें, पास पेपर क्वेश्चन 2। रिक्वायर्ड इन व्यू ऑफ द, जो भी होमवर्क भाई डाला हमारी तरफ से उसको शौक से कीजिएगा। इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 15, डिस्कस वेदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ईच कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल वादा और मोर देन वन वादे। चलें जी पढ़ें। इसमें देखना होता है अपनी जात में अलग अलग हैं, इसमें देखना होता है अपनी जात में अलग अलग हैं, या कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से अगर वो इंटीग्रेट करके दे रहा है या सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करके दे रहा है। हाईली डिपेंडेंट कभी उसने टेस्ट नहीं किया, अगर हाईली डिपेंडेंट है तो फिर वो एक ही वादा है। पढ़ें जी, ये तो आसान सा सवाल है। जो होगी ना बहुत ही हाईली टेक्निकल इंस्टॉलेशन, उसको मैंने कहा था कि आप एक मॉडिफिकेशन या इंटीग्रेशन समझिएगा। अच्छा, ECL has entered into a contract with काशिफ बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, बात ही खत्म हो गई। उसने घर मांगे, उसने घर मांगे। अच्छा, अभी स्टेप 2 है वो जो चढ़ा हुआ है ना आपके दिमाग पे कि वो घर का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करे, वो नहीं है अभी। अभी ये है कि घर का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना बहस नहीं है, वादे कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि अगर कोई डिस्काउंट है वो एलोकेट करें। मैं भी ये सवाल का डाटा नहीं दे रहा, वो कोई ऐसे नहीं बताने लगा सवाल के अंदर कि भाई ये ओवर टाइम वाली चीजें, ओवर टाइम वाली चीजें अगर हुई तो ECL has entered into contract काशिफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, कोई लिखा नहीं हुआ वादे तौर पे, कहां बन रहा है क्या है, छोड़े। इंक्लूडिंग सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस, उसने ये काम उससे करके देने हैं। ECL और उसके कंपैटिटर्स ये लोग सर्विसेज अलग अलग देते रहते हैं। चलें रजिस्टर निकालें, सफा साफ करें। पता तो चल गया ना, जवाब बता दें क्या है, एक वादा है या एक से ज्यादा वादे? एक वादा है। आगे अगर वो चाबी एंड पे देगा तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे ओवर टाइम, और अगर हमारे इलाके में आगे बना के देगा वो तो अलग बहस है। अच्छा,
अब जरा आप एक दफा ना पहले सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद ये ना कंक्लूजन है, कंक्लूजन है। इस लाइन को बेहतर है ना लिखें अभी, पहले इन दो लाइंस को लिखते हैं, तसल्ली से जरा समझिएगा। ये घर है बिल्कुल उस तरह जैसे बर्गर के अंदर प्याज, बन और चिकन इकट्ठा करके दे दिया था। हम पेपर में बेहतर है इस तरह लिख के आए कि द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द गुड एंड सर्विसेज ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज। कस्टमर कैन नॉट ना लिखिएगा, कैन टेक बेनिफिट, बल्कि लिखाइएगा कस्टमर कैन टेक बेनिफिट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। अभी लिखवा नहीं रहा मैं, फ्रॉम द गुड्स और on its own or together with other resources, because में ये भी लिख के आ सकते हैं because these are used, consumed, sold separately, but बेहतर है ये लिखाइएगा because these goods are regularly sold separately। क्लीनिंग वो इंजीनियरिंग मैप किसी और से बनवा लें, ईंटें किसी और से, बजरी किसी और से खरीद लें, घर किसी और से बनवा लें, तो ये लाइन लॉजिक में ये लाइन भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ये लिख रहा हूं। बोले द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द कस्टमर कैन बेनिफिट इन दिस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद, ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं, बिकॉज दीज आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली। ये एक बात हो गई। इसमें छोटा सा कंक्लूजन देके आइएगा, देयरफॉर दीज आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन। ये डिस्टिंक्ट है ऑन इट्स ओन, ये एक लाइन डालनी पड़ेगी आपको। फिर उसके बाद आप लिख के आइएगा फर्दर नहीं सॉरी, द एंटिटीज परफॉर्मेंस टू ट्रांसफर द गुड इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम। एंटिटी इनको अलग अलग करके नहीं बेच रही, यहां आपको नॉट का लफ्ज डालना पड़ेगा बर्गर में। द एंटिटी परफॉर्मेंस टू ट्रांसफर द अंडा, बन और केचप इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस, because the entity does provide a significant service of integrating the goods by combining the inputs to produce a, therefore these are not distinct in the context of, so there is only one performance obligation, that is कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Here the customer can take benefit, here the customer can take benefit। तसल्ली से, अब ये भी लिखा गया काफी है, अगला कल कर लेंगे, कल तो वैसे ही खुला टाइम है इशा तक, फजर तक। द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट from goods and services, आगे लिखें, that is construction material। पुत्र थोड़ा जा सवाल में भी हिट करा देना, that is construction material, architecture, engineering services, that is construction material, architectural, engineering services। on its own, अब इधर लाके on its own or together with other resources, on its own or together with other resources। अब इधर देखें, बिकॉज के बाद ये लाइन लिखनी है, सो दीज आर डिस्टिंक्ट में फिर ये लाइन लिखनी है। अब बिकॉज के बाद ये लाइन, बिकॉज दीज गुड्स आर रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड, बिकॉज, अब पीछे से मिस हो गया तो छोड़ें, आगे बिकॉज का लफ्ज डाल के लिखें, बिकॉज दीज गुड्स आर रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड। बस काफी है, वैसे तो नहीं लिखना पूरा, बिकॉज दीज गुड्स आर रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड बाय अस और अदर सप्लायर्स लिख सकते हैं ये। अच्छा, सो
these goods are distinct. वीडियो रिवाइंड करके देख लें ऑनलाइन वाले. So these goods are distinct on its own. इसका नाम रखा करें on its own. So these goods are distinct on its own. So these goods are distinct on its own. अच्छा, अब अगर आपने इससे पहले डालना है ना कुछ लफ्ज, तो वो फर्दर नहीं डलेगा, हाउएवर डलेगा. फर्दर तब होता है जब वही बात चल रही होती, लेकिन अब बात चेंज होने लगी है. लेकिन छोड़ें, इन चक्रों में क्या पढ़ना. आप लोग अगला पैरा शुरू करें. Here the entities promise, अगला पैरा. Here the entities promise to transfer these, बस गुड सर्विस लिखने का टाइम नहीं है. Therefore entities promise to transfer these. अब बोलें कोई लफ्ज. ट्रांसफर these is not सेपरेट. अलग अलग आप बिल नहीं बनाएंगे, ये कबाब का बिल, उसका बिल, वो एक ही बन, आप एक ही बर्गर खरीद रहे हैं आप. Therefore entities promise to transfer goods is not separately identifiable from other promises. Therefore entities promise to transfer goods is not separately identifiable from other promises. Because एंटिटी क्यों नहीं अलग कर पा रही कि मैं अलग अलग चीजें बेच रही हूं. बिकॉज एंटिटी इज प्रोवाइडिंग देखो, एंटिटी अलग अलग चीजें बेच रही है या एक ही घर बेच रही है. तो लिखो, द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड्स इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस. गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हैं. देयरफॉर वो बिकॉज द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन. Therefore the entity is providing a significant integration of goods with other goods. और आखिर में लिख लें, टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट. टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट. एक मिनट. एंटिटी डज प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस. अच्छा, देयरफॉर बोले, देयरफॉर द गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट. Therefore each good or service is बोलें, is not distinct in the on its own. नहीं, therefore these are not distinct in the context of contract. Therefore these goods are not distinct in the context of contract. Conclusion. So there is only single performance obligation of constructing project. So there is only single performance obligation for construction of residential project. अच्छा, ये जो चेहरों के ऊपर अजीब अजीब से तासुरात आ रहे हैं, ये लोग मुझे 2 मिनट दें ताकि मैं इनके चेहरों को कूल डाउन कर दूं. मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा. भाई इधर देखो, 2 सादा सी मिसालें. भाई आप क्या कर रहे हैं, इधर देखें तो 2 सादा सी मिसालें. एक होता है चीज़ें अपनी ज़ात में अलग अलग हैं या नहीं. एक होता है एंटिटी भी उनको अलग अलग बेचे. ये 2 बातें होती हैं. अपनी ज़ात में चीज़ें अलग अलग हैं या नहीं. वाइंड अप ना करें, चीज़ें सुनने बात एक मिनट. अपनी ज़ात में अलग अलग हैं या नहीं, यही सुस्ती की वजह से फिर अगले कॉन्सेप्ट में मसला आ रहा होता है. वाइंड अपनी ज़ात में अलग अलग हैं या नहीं, ये इस बेस पे डिसाइड होगा हम या दूसरे अलग अलग बेचते हैं या नहीं. और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं या नहीं, ये इस पे डिसाइड होगा एंटिटी इनको इकट्ठा करके तो नहीं बेच रही. अब अगर आप अलग मटर ख़रीदें, अलग आलू ख़रीदें और अलग जो है वो ऑयल ख़रीदें,
अब ये तीन चीजें अलग खरीदें तो आप पेपर में लिख के आएंगे कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज थ्री थिंग ऑन इट्स ओन बिकॉज दीज आर रेगुलरली सोल्ड separately, because so these are distinct on its further the entity promise अलग अलग stopper में तीनों चीजें entities promise to transfer these मटर वगैरह is separately identifiable because there is no integration or modification by entity. There is no signal integration or modification by entity. So these are distinct in the context of so there are three separate performance obligations. लेकिन अगर आप मिक्स सब्जी खरीदते हैं दुकान से, अब सुने, the customer can take benefit from matar aloo separately because others are selling it separately. So matar aloo and oil is distinct on its but entities promise to transfer the mixed sabzi entity promise to transfer these things is not separately identifiable from other promises because the entity is providing a significant so these are not distinct in the context of therefore it is a single performance. थोड़े से चेहरे कूल डाउन हुए, कल अगला पॉइंट करके आइएगा, ट्राई कीजिएगा, बस और तो कुछ नहीं है, आज रिलैक्स करें जाए आज